10 साल पहले दुनिया तबाही में डूब गई जब रिफ्ट का प्रकट होना शुरू हुआ। एक डरावना डिमेंशन जहां से निकलते थे ऐसे मॉन्स्टर्स जो इंसानों को देखते ही मार डालते थे। इनका कहर कभी नहीं रुका। शहर जलकर राख हो गए, दुनिया बर्बाद हो गई। लेकिन जब अंधकार आया तब रोशनी भी आई, हीरोज के रूप में। इन्हीं के कारण पहली बार लोगों ने माना स्टोन्स की खोज की, जो मरे हुए मॉन्स्टर्स के अंदर मिलते थे। अब वापस वर्तमान में दोजुन रास्ते में है, सोचते हुए कि कैसे माना स्टोन्स ने पूरी दुनिया की एनर्जी डिपेंडेंसी बदल दी। अब ट्रेडिशनल सोर्सेस की जगह गेट्स और रिफ्ट्स बन चुके हैं कोर रिसोर्स हब्स। कंट्रीज ने इन रिफ्ट्स पर क्लेम कर लिया, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आज की दुनिया की पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन हीरोज और गेट्स के कंसेप्ट पर टिकी है, और इसी वजह से हीरो बनना एक हाईली रिवॉर्डिंग प्रोफेशन बन चुका है। एक स्टेडी हाई सैलरी सिर्फ प्रॉपर हीरो बनकर ही मिल सकती है। 2 जून एक बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंचता है, योंगजोंगो एचसीएस कैपिटल एस्टैब्लिशमेंट। वो अंदर जाता है। पहली नजर में वहां का बॉस और उसके गुंडे बिल्कुल टिपिकल चीप थग्स जैसे लगते हैं, जो सिर्फ डराने के लिए अगली फेस लेकर बैठे हैं। लेकिन 2 जून एकदम चिल है। बॉस सिगरेट बुझाता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे आदमियों की पिटाई भी की और ऊपर से खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गया। 2 जून मुस्कुराकर जवाब देता है, असल में नुकसान तो मेरा हुआ है। बॉस हैरान, क्या बकवास कर रहा है? 2 जून कामली कहता है, मैं अपनी कॉम्पेंसेशन लेने आया हूं। इतने समय से मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल टॉर्चर झेल रहा हूं तुम्हारी वजह से। 2 जून के सीरियस और ठोस शब्द सुनकर बॉस नोटिस करता है, इस लड़के में कुछ बदल गया है। अब ये वो सॉफ्ट स्पोकन जेंटल डोजुन नहीं है, और ऊपर से ये वही लड़का है जिसने उसके आदमी को ठोक कर भेजा। बॉस अंदाजा लगाता है, जरूर गेट में इसने कोई अनयूजुअल अवेकनिंग फेस की है। फिर भी बॉस अकड़ में बोलता है, तुझे जो कॉन्फिडेंस आया है अवेकनिंग के बाद, वही तेरा एंड बन जाएगा। वो कहता है, तू ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है अपने आप में। और फिर इंटिमिडेशन के लिए 5 हट्टे कट्टे गुंडों को बुलाता है। लेकिन ये सब मसल डोजुन के लिए कुछ नहीं, सोर्ड गॉड के सामने ये सब कीड़े हैं। बॉस बकवास करता है, जागे हुए लोग भी आखिर में मरते हैं, जैसे लो क्लास हीरोज। उसे लगता है कि डोजुन सिर्फ डी क्लास हीरो है, जिसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन आराम से कुचल सकती है। उधर डोजुन आराम से सोफा पर बैठा है। 5 गुंडे उसे घूर रहे हैं। वो बिना हिले बोले, तू चुपचाप अपनी जगह बैठ जा। बॉस दंग रह जाता है, ये लड़का अभी भी उसी काल्म टोन में कैसे बात कर रहा है। दोजुन का चेहरा सीरियस हो जाता है। मैंने अपनी बात खत्म नहीं की। इतना सुनकर एक थग बर्दाश्त नहीं कर पाता, चल तू ही बहुत बड़ा निकला। दोजुन शांत भाव से अपने चश्मे उतारता है और कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए बस थोड़ा मुस्कुराता है, और फिर माइक टाइसन बैलिस्टिक यूनिवर्सल मशीन गन रॉकेट पंच 9000 सीधा उस थग के मुंह पर। गुंडा हवा में उड़ता है, बाकी के सब थम जाते हैं। लेकिन डोजुन यहीं नहीं रुकता, एक और थग को वहीं ट्रीटमेंट देता है। मारते वक्त भी वो काल्मली बोलता है, तेरे इस पैसे के धंधे के नीचे जो गंदा कारोबार है मैं सब जानता हूं। अब दोजुन ऑरेंज बालों वाले थग की बारी करता है। तू तो फेक आईडीज बेचता है ना? एक पंच पड़ता है, ठग जमीन पर। 2 जून बॉस की तरफ देखता है, मैं हीरो बनने के लिए क्लीन आइडेंटिटी चाहता हूं, जो बाद में ट्रबल ना दे। आखिरी ठग का पंच डोड करते हुए वो 3 गुना जोर से वापसी करता है और पूरे ग्रुप को सुला देता है। स्पेशल स्लीपिंग रूटीन, 100% प्रभावी। अब वो फिर डिमांड करता है, मुझे एक फूल प्रूफ आइडेंटिटी चाहिए, बिना किसी फ्यूचर मेस के। बॉस एकदम स्टन्ड है। इतना सब कुछ कुछ सेकंड्स में हो गया और उसे समझ भी नहीं आया। दोजुन बॉस को याद दिलाता है, तेरे पास सिर्फ एक दिन है मेरी आइडेंटिटी तैयार करने के लिए। कुछ आदमी जो फाइट में शामिल नहीं हुए थे, उनके लिए ये किसी कॉम्प्लीमेंट से कम नहीं, क्योंकि आमतौर पर ऐसे लोग तो लेवल 1 पर रहते हुए भी गॉड को चैलेंज कर देते हैं। बॉस अब भी स्टन्ड है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है, डोजुन की स्किल लेवल क्या है? कम से कम वो बी क्लास स्ट्रेंथ का लग रहा है। बॉस अपनी सोच में इतना खो जाता है कि डोजुन को खुद उसे बाहर लाना पड़ता है। स्नैप आउट ऑफ इट। बॉस मुस्कुराकर जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। तभी डोजुन उसके कंधे पर हाथ रखता है, शिष्टता से, लेकिन एक्सप्रेशन एकदम इंटिमिडेटिंग। वो पूछता है, क्या होंग हीजू, मेरी स्टेपमदर ने मेरी हत्या का ऑर्डर दिया था? बिल्कुल। कॉन्वर्सेशन के अर्लियर सीन्स में इसका जिक्र हो चुका है। बॉस चुप, कोई जवाब नहीं। दोजुन की पकड़ तेज हो जाती है, इतनी टाइट कि बॉस चीख उठता है। उसके आदमी बस हेल्पलेस खड़े रहते हैं। आखिर बॉस टूट जाता है, वो सब कुछ उगल देता है। होंग हीजू की योजना बेहद खौफनाक थी। वो डोजुन के बैंक अकाउंट को पूरी तरह ड्रेन करना चाहती थी। उसे ऐसी फाइनेंशियल स्थिति में पहुंचाना चाहती थी जहां दोजुन खुद ही अपनी जान ले ले। अपने ही बेटे के लिए
ये किसी शैतानी साजिश से कम नहीं। दोजुन सब सुनता है। बॉस गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है। दोजुन उसकी पकड़ छोड़ देता है और पूछता है, क्या यही रीजन था कि मुझे गेट के अंदर बंद किया गया? बॉस अब इनोसेंट बनने की कोशिश करता है। कहता है, मुझे तो पैसे ही नहीं मिलते अगर तू गेट में मर जाता। वो ये बताता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये सुनकर दोजुन सोच में पड़ जाता है। वो नाम लेता है कंग चोलवू, वही आदमी जिसने उसे उस गेट में भेजा था। दोजुन साफ बोलता है, कल तक कैंगचोल वू की सारी जानकारी चाहिए, एक भी डिटेल नहीं छूटनी चाहिए। अपने दोनों डिमांड्स देकर वो शांति से वहां से निकल जाता है। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिस तरह वो आया था अब वैसा कोई नहीं है। इसके बाद दोजुन फिर से अकेले में सोचने लगता है। असल एसीओ दोजुन की सिर्फ एक ख्वाहिश थी, अपनी छोटी बहन और अपनी प्यारी दादी को बचाना। इतनी तकलीफों के बाद भी वो बस प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब ये सब उस दर्द में एक और लेयर जोड़ देता है। लेकिन चिंता की बात नहीं, सोड गॉड अब सब ठीक करने के लिए तैयार है। अगले दिन डोजुन ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाता है। उसे मिलता है बी रैंक। ये काफी कन्वीनियंट है। बाकी कहानियों की तरह लोवेस्ट रैंक देने वाला फोर्स ट्रोप यहां नहीं है। वो अपनी कार्ड मशीन पर टैप करता है, सिस्टम उसकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन सिस्टम एक वार्निंग देता है, तुम्हारी करंट रैंक उस डेंजरस क्वेस्ट के लिए लो है जो तुम करने जा रहे हो। ये सुनकर डोजुन इरिटेट होता है। वो सोचता है, मुझे सामने वाले को कन्विंस करना चाहिए था कि मेरी रैंक हाई असाइन करे। सिस्टम बार बार वार्न करता है, गेट तुम्हारी लेवल से बहुत ऊपर है, मत जाओ। दोजुन सब वार्निंग्स इग्नोर करता है और अंदर चला जाता है। अब बात करते हैं नाइट आइलैंड गेट की। ये एक बी रैंक गेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बी रैंक हंटर इसे सर्वाइव कर सकता है। रिकमेंडेड होता है कि हीरो गेट से एक रैंक ऊपर का हो, तभी मिशन सेफ माना जाता है। डंजन का ओवरऑल स्केल रैंक डी है, मतलब इसका एरिया फैला हुआ है। सोलो हंटिंग के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन गुड न्यूज ये है, गेट का स्ट्रक्चर टनल बेस्ड है, तो इस बार सोलो हंटिंग उतनी मुश्किल नहीं होगी। इस गेट का स्केल इतना विशाल है कि यहां सिर्फ ए रैंक हीरो को भेजने की सिफारिश की जाती है। लेकिन रिस्क और डेंजर जैसे शब्द डोजुन की डिक्शनरी में हैं ही नहीं। सबसे बुरा जो हो सकता है वो ये कि एक तंग सी टनल में उसे पूरे मॉन्स्टर फ्लीट का सामना करना पड़े। पर डोजुन सिर्फ मुस्कुराता है। उसके सामने खड़ा है उसका पहला ओपोनेंट, एक जायंट सर्पेंट, जिसकी बॉडी से उठ रहा है एक खौफनाक पर्पल ऑरा। ज्यादातर हीरोज के लिए यह डर का संकेत होता, लेकिन डोजुन के लिए ये तो लकी चार्म है। वो अपने गॉन्टलेट्स कसता है, बैटल शुरू करने के लिए रेडी है। और हाँ, उस सर्पेंट के साथ उसका पूरा गैंग भी है। उनकी जीभें एलियन मूवी की तरह क्रीपी, लेकिन उनका अटैक बेकार है। डोजुन एक वॉकिंग किलिंग मशीन है। वो मॉन्स्टर्स को ऐसे निपटाता है जैसे वो कभी थे ही नहीं, और साथ ही साथ उनके माना स्टोन्स भी कलेक्ट करता चलता है। ब्लैक किलिंग वाइपर, एक ऐसा मॉन्स्टर जो अपनी पैरालाइसिस पॉइजन के लिए जाना जाता है। छोटी सी टच से भी कोई गिर सकता है, लेकिन डोजुन बिना रुके चार्ज करता है बुलेट स्पीड से। एक जोरदार स्विंग, और चंद सेकंडों में उसकी तलवार पूरे क्रीचर को चीर देती है। खून की बौछार के साथ वो सरपेंट को 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर उसकी नजर जाती है अपने ग्लव्स पर, वही ग्लव्स जो उसने खरीदे थे। 3,01,1 में खरीदे गए ये ग्लव्स पॉइजन को रेजिस्ट कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस सॉलिड है। अब उसकी नजर 4 और लिम्बलेस वाइपर्स पर जाती है। डोजुन एक एक कर उनके सिर फाड़ देता है। स्पीड इतनी तेज कि मॉन्स्टर कुछ समझ ही नहीं पाते। खून चारों तरफ उड़ता है और सबके सब वाइपर्स आफ्टर लाइफ में शिफ्ट हो जाते हैं। अब दोजुन खड़ा है मॉन्स्टर्स के डेड बॉडीज से माना स्टोन्स निकालते हुए। लेकिन दुख की बात, कोई भी मैजिक स्टोन नहीं मिला। और यह भी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पुराने वर्ल्ड के हिसाब से इन मॉन्स्टर्स की माना स्टोन ड्रॉप रेट सिर्फ 3% थी। मतलब सैकड़ों मॉन्स्टर्स मारने पड़ेंगे अच्छे लूट के लिए। आगे बढ़ते हुए उसे दिखता है मिस्टर बोन हेड। तुम सोच सकते हो कि यह बॉस होगा, लेकिन डोजुन की राय थोड़ी अलग है। वो उस ओवरसाइड सर्पेंट से पूछता है, तू ही क्या इस गेट का बॉस है? मानो वो जवाब देगा। पर डोजुन खुश है। चलो अच्छा हुआ, अब कम से कम रास्ता नहीं भटकूंगा। बिना रुके डोजुन सीधा जंप करता है और एक ब्रूटल स्ट्राइक मारता है। लेकिन कुछ नहीं होता। पंच का कोई असर नहीं, बल्कि डोजुन को उस क्रीचर ने उल्टा एक टैटू दे दिया उसके सिर पर। वो हवा में है, डॉज करने का मौका नहीं, और क्रीचर अपनी टेल से उसे दीवार में दे मारता है। क्रैश लैंडिंग। रियलिटी चेक मिल चुका है। बॉस मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग है। वो झर भरे दांत निकालकर ऐसे फुफकारता है जैसे कोई भूखी गर्लफ्रेंड। वो डोजुन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन डोजुन टाइमली इवेड करता है।
उसी मोमेंटम से वापस अटैक करता है, एक जोरदार पंच जो क्रीचर की बॉडी पर लगता है और शेल में दरारें छोड़ता है। इस दूसरे अटैक से साफ हो जाता है, इस बॉस मॉन्स्टर का एक्सटीरियर बेहद टफ है, इतना टफ कि उसे एक ही बार में तोड़ा नहीं जा सकता। अब सिचुएशन उलटी हो जाती है। दोजुन सोचने लगता है, क्या स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी? अगर उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती, सोर्ड गॉड मोड, तो ये बीस्ट अब तक खत्म हो चुका होता। तभी उसकी नजर जाती है एक टूटी फूटी सोर्ड पर, वही तलवार जो किसी वॉरियर की थी, जो इस बॉस से लड़ते हुए मारा गया। अब समझ आया उसे सोर्ड गॉड क्यों कहते हैं, फिस्ट गॉड क्यों नहीं। चाहे तलवार कितनी भी टूटी हो, अगर उसका विल्डर सही हो तो वो ताकतवर होती है। दोजुन तलवार को मजबूती से पकड़ता है और उस विशाल मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है। क्रीचर एक बार फिर से डोजान पर टूट पड़ता है, गजब की स्पीड से हमला करने के लिए। लेकिन दोजन भी कहां पीछे हटता है, वो हवा में उछल जाता है और जोर से बोलता है, तुझे गर्व होना चाहिए कि मैं तुझे तलवार से मारने वाला हूं। भले ही तलवार की हालत खराब हो, लेकिन दोजन एक के बाद एक इतनी तेज कट्स मारता है कि पूरा सांप का शरीर चीर दिया जाता है। सीरियस फाइट का अंत फनी कंक्लूजन में बदल जाता है। स्नेक बैकग्राउंड में मरता है और दोजन की तलवार डस्ट में बदल जाती है। अच्छी बात यह रही कि डोजन ने इसे तब खत्म कर दिया जब वो मॉन्स्टर अब भी स्ट्रगल कर रहा था। बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद दोजन एक स्मार्ट आइडिया सोचता है जो ज्यादातर प्रोटेगनिस्ट्स इंप्लीमेंट नहीं करते। वो क्रीचर के फैंग में से एक निकाल लेता है। सोचता है और मेजोकुस्टॉन से थोड़ी सी रिफाइनमेंट के बाद इससे एक बढ़िया शॉर्ट सोर्ड बन सकती है। इसे अपनी जर्नी का रिवॉर्ड मानकर वो गेट से बाहर निकल जाता है। गेट के बाहर आते ही तारों से भरी रात दिखाई देती है। वो बी रैंक गेट में एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम बिता चुका है। एंड में जो सब कुछ हुआ उसने उसे और ज्यादा मोटिवेट किया कि वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस हासिल करे। और कहीं ना कहीं वो इस बात से खुश भी है कि उसके पुराने दोस्त उसे इस हालत में नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये उसके लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग होता। हंट से लौटकर दोजन जाता है मैजिक स्टोन्स को अप्रेज और सेल कराने। उसी वक्त वहां एक और हीरो खड़ा होता है जो अपना बड़ा स्टैश लेकर आया है। रिसेप्शनिस्ट वहीं चीप आदमी होता है जो उसे भी बेकार तरीके से ट्रीट करता है। वो साफ कहता है कमीशन रेट 40% है। इवन इनोसेंट दिखने वाला हीरो भी ये स्कैम समझ जाता है। वो सीधा बोलता है, मैं तो बस एक नॉर्मल आदमी हूं, पर ये रेट कुछ ज्यादा लग रहा है। रिसेप्शनिस्ट उसी स्क्रिप्ट में रिप्लाई करता है, ये हमारा लोएस्ट रेट है सभी अप्रेजल सेंटर्स में। गेट सेंटर 5% लेता है, पर उसमें टैक्स एक्स्ट्रा लगता है। रिसेप्शनिस्ट के पर्सपेक्टिव से ये डील हीरोज के लिए बढ़िया है, अच्छा पैसा कमाते हैं, हीरो को कैश मिल जाता है। वो ज्यादा कंप्लेन नहीं करता, बस ये कहता है, तेरा चेहरा तो बड़ा हिला हुआ लग रहा है। फनीएस्ट पार्ट ये है, वो रिसेप्शनिस्ट अब भी सेम स्क्रिप्टेड लाइन बोल रहा है, जबकि उसका फेस पहले ही डोजन ने ठोक दिया था। वो हंस के कहता है, एक साइकोपैथ आया था, मेरे गार्ड्स को उड़ा दिया और मुझे ये हालत में छोड़ गया। हीरो तो उल्टा उस पर ही ताना मारता है, सी रैंक गार्ड्स रखोगे तो यही होगा। वो समझाता है, इस दुनिया में सिर्फ रैंक नहीं, स्किल भी मैटर करता है। रैंक तो बस सिस्टम मेंटेन करने के लिए है, सेम रैंक के लोगों में भी स्किल में ह्यूज फर्क होता है। एक वॉचमैन और एक मॉन्स्टर हंटिंग हीरो दोनों को बराबर कैसे ट्रीट कर सकते हैं? हीरो सच में अच्छी बात कर रहा होता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बस चाहता है कि वो जल्दी निकल जाए। हीरो जाते जाते कहता है, कभी मदद चाहिए हो तो बता देना छोटू। और तभी दोजान अंदर आता है, हमेशा की तरह ठंडा एक्सप्रेशन लेकर। उसे देखकर रिसेप्शनिस्ट कांपने लगता है और जोर से चिल्लाता है, वो देखो, वही साइकोपैथ है जिसने मेरा हाल किया। हीरो मुड़कर उसे देखता है और सच में थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। वो नोटिस करता है बॉडी लीन है, हाइट के हिसाब से टोन्ड है, पर यह जानकर कि यही वो बंदा है जिसने यहां सबको पीटा था, हीरो अलर्ट हो जाता है। वो पूछता है, क्या तू ही ट्रबल मेकर है? एक बात जो इस हीरो की तारीफ के काबिल है, वो पेटी रीजन से ऑफेंड नहीं होता। उसका मानना है दोजन अपने हीरो पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, सिविलियंस को बुली करके। ऑफ कोर्स उसे पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन यही तो अच्छी बात है, इन कैरेक्टर्स में रियल वर्ल्ड जैसा डेप्थ है। रिसेप्शनिस्ट तो पूरे मजे में है, उसे पता है कि ये सामने वाला बंदा 7 साल का वेटरन हीरो है। अगर यहां कुछ भी गलत हुआ तो उसके पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं जिनसे वो डोजन का नाम देकर बदला ले सकता है। लेकिन डोजन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस पीछे मुड़कर सीधा बोल देता है, बूमर निकल यहां से। अब वेटनर हीरो को यह बात सीधी लगती है, इंसल्ट जैसी, और उसका दिमाग भड़क जाता है। डोजन पूछता है, क्या बदला लेने आया है मुझसे? हीरो प्रोवोक्ड तो होता है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस्ड है कि जानता है हीरो वर्सेस हीरो फाइट ऑलमोस्ट हमेशा मौत तक जाती है। इसलिए वो खुद को रोकता है और चुपचाप पीछे मुड़कर चला जाता है। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। अब दोजन उस स्लीजी अप्रेजर की ओर देखता है
और पूछता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बिना कोई जवाब सुने दोजन सीधा मैजिक स्टोन से भरी एक थैली उसकी ओर फेंकता है। ये सारे हाई ग्रेड मैना स्टोन्स हैं, जिन्हें देखकर रिसेप्शनिस्ट का दिमाग घूम जाता है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल, आखिर ये बंदा है कौन? जब कैलकुलेशन होती है तो टोटल निकलता है 1,50,00,000। पहली नजर में अमाउंट बड़ा लगता है, लेकिन डोजन के लिए ये एक दिन की कमाई के लिए बहुत कम है। वो पैसे मांगता है, पर रिसेप्शनिस्ट याद दिलाता है, पहले कमीशन रेट कैलकुलेट करना होगा। दोजन की स्केरी नजरें देखकर वो एकदम ठंडा हो जाता है। उसे याद आता है, डील में तो सिर्फ 1% रेट तय हुआ था। दोजन रिलैक्स होता है और कहता है, बाकी अमाउंट ट्रांसफर कर दो। अब रिसेप्शनिस्ट के मन में चल रहा है, काश मैं इसे पीट पाता, पर वो सिर्फ सोच ही सकता है। वो कहता है, इतना बड़ा अमाउंट है, अपर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दोजन एक शब्द में कहता है, अभी के अभी ले आ। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से फोन उठाता है और धीरे धीरे डिटेल्स विस्पर करता है, लेकिन उससे पहले कि डील पूरी हो, दोजन उसका फोन छीन लेता है और सीधे बॉस को बोलता है, जल्दी पेमेंट क्लियर करो। बॉस अग्री कर जाता है, बस फोन वापस मांगता है। दोजान मुस्कुरा के फोन वापस करता है, लेकिन वो फोन सीधे दीवार में दे मारता है। रिसेप्शनिस्ट कांपने लगता है अपने टूटे हुए फोन को देखकर। दोजान काल्मली बोलता है, अब पैसे अरेंज कर। रिसेप्शनिस्ट पूरी कैश की बैग्स तैयार करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। शायद आपको उस पर थोड़ी दया आए, पर याद रहे, ये वही आदमी है जो रोज हीरोज को हाफ अर्निंग से स्कैम करता है। 10 मिनट बाद बॉस खुद दुकान पर आता है, गुस्से में कि उसका एम्प्लॉय फोन क्यों नहीं उठा रहा। जैसे ही वो स्मैश्ड फोन दीवार पर देखता है, उसे पूरा सीन समझ में आ जाता है। वो तुरंत फोन निकालता है और जुयन को कॉल करता है। अब एंट्री होती है हुनु यियान की, पर्पलिश पिंक बालों वाली स्टनिंग लड़की की। लोग उसे देखकर तालियां बजा रहे हैं, सुपरस्टार जैसी एंट्री। रिसेप्शनिस्ट तो उसकी स्माइल देखकर ही फ्रीज हो जाता है। वो कोई आम लड़की नहीं, वो है देश की चौथी एस रैंक हीरो। रूमर्स उड़ते हैं कि वो बॉस की नीस है, और ये सच भी निकलता है। वो कंफर्म करती है, अंकल ने मुझे भेजा है एक रेकलेस हीरो को संभालने के लिए। स्टाइलिश एस रैंकर आराम से बैठती है और कहती है, बताओ क्या सीन है। सीन कट होता है दोजन पे, जो बाहर धूप में शर्टलेस बैठा मेडिटेशन कर रहा है। सच है, उसने पूरा दिन हंटिंग में लगा दिया, पर फिर भी उसे रिवॉर्ड उतना खास नहीं मिला। उसे चिंता है, ऐसे फ्यूचर कैसे संभलेगा। उसे एस रैंक गेट्स को सोलो क्लियर करने जितना स्ट्रांग बनना होगा, मतलब ट्रेनिंग आर्क शुरू। सबसे बड़ी चुनौती यह है, इस दुनिया में माना घनता बहुत कम है, मतलब जितनी भी कोशिश कर ले, ओरिजिनल स्ट्रेंथ पाने में कम से कम 3 साल लगेंगे। अगर हालात बिगड़े तो और ज्यादा। पर ब्राइट साइड ये है कि वो बेटर बैटल इक्विपमेंट की तरफ भी एम कर सकता है। हालांकि सबसे घटिया इक्विपमेंट भी सैकड़ों मिलियंस का आता है, और वो सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी। तभी अचानक दोजन की स्पाइन में एक ठंडी सनसनी दौड़ जाती है। एक खतरनाक प्रेजेंस का एहसास होता है। उसकी नजर सीधी पड़ती है युनयोंग पर, और वो बिना वक्त गंवाए लड़की को गोद में उठा लेता है। दोजान चिल्लाता है, सब लोग अंदर जाओ जल्दी। वो सबको कमरे में धकेल देता है और पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। अंदर दादी घबराई हुई पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, क्या चल रहा है? इसी बीच पूरा घर जोरों से हिलने लगता है। एक भारी धमाका सुनाई देता है, जिससे दादी चौंक कर बोलती हैं, भूकंप आ गया क्या? छोटी युनयोंग भी पूरी तरह से डर के मारे सहम जाती है। लेकिन असली सच सिर्फ दोजन को पता है। ये सिर्फ कोई भूकंप नहीं है, ये कुछ और है। दोजान बाहर महसूस करता है एक तेज उग्र एनर्जी। एक रिफ्ट खुल चुका है, और वो भी उसके घर के ठीक ऊपर। वो बिना एक पल गंवाए चिल्लाता है, कोई भी बाहर मत आना, ये बहुत खतरनाक है। और फिर पूरा स्पीड में वो उस रिफ्ट के अंदर कूद पड़ता है। उसके पीछे से आती है दादी और युनयोंग की आवाजें, दोजन मत जा। दृश्य कट होता है सोल हीरो एसोसिएशन में। अचानक एक अलार्म बजता है, मापो रीजन में रिफ्ट खुल चुका है। मैनेजर तुरंत कहता है, व्हाइट लाइन गिल्ड सबसे पास है, फौरन कांटेक्ट करो। वो रिफ्ट की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करता है और हैरान रह जाता है, ये किसी घर के ऊपर खुला है। अगर कोई आम इंसान उस रिफ्ट में चला गया तो उसकी मौत तय है। और फिर 10 दिन बाद उस रिफ्ट से निकलेगा मॉन्स्टर वेव, जो पूरा सोल सिटी तबाह कर देगा। मैनेजर चिंतित पूछता है, वो इंसान कौन है जो अंदर गया? स्टाफ जवाब देता है, सेदोजन, वही घर में रहता था। वो हीरो नहीं है सर। पूरा ऑफिस एकदम शॉक में, क्योंकि आम इंसान का लौटना नामुमकिन होता है। दूसरी तरफ दोजान की सौतेली मां होंग हीजू आग बबूला हो रही है। क्या वो अवेकनिंग कर चुका है? मैनेजर ली रिपोर्ट देता है, जी, लेकिन उसने अभी हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर नहीं किया है। होंग हीजू गुस्से में टेबल पर मुक्का मारती है।
इस कांगछोल वू से तो काम भी पूरा नहीं हुआ। पैसे लिए और काम भी अधूरा छोड़ दिया। वो मैनेजर ली को आदेश देती है, बोल दो उसे, अगर दोजन नहीं मरा तो 10 गुना पैसे लौटाने पड़ेंगे। लेकिन तभी मैनेजर ली कहता है, शायद अब उसे कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं। एक नया रिफ्ट उसी के घर पर खुल चुका है। होंगजू मुस्कुराती है। इस बार वो जिंदा नहीं लौटेगा। उधर दोजन रिफ्ट की दुनिया में उतर चुका है। चारों तरफ घना जंगल। उसे सब कुछ पहचाना सा लग रहा है। फॉरेस्ट ऑफ पटिस्वा। हर पेड़ हर पत्ता वैसा ही है जैसा उसने पुराने जीवन में देखा था। फिर उसकी नजर पड़ती है वर्ल्ड ट्री पर। वही पवित्र वृक्ष जिससे प्यूरेस्ट माना बहती है, जिसके जलने से पिछली दुनिया गिर गई थी। दोजान पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने लगता है। वो खाना पानी सब भूल जाता है, बस सांसों को और माना को संतुलित करने में लगा है। 10 दिन बीत जाते हैं और फिर उसकी मेडिटेशन टूटती है। आसमान में आग जैसी चीखें गूंजती हैं। वो ही दुश्मन फिर लौटे हैं, वोल्सीना। अजीब से एलियन जैसे जीव जो पहले भी वर्ल्ड ट्री को जला चुके हैं। लेकिन इस बार दोजन सामने खड़ा है। वो सोचता है, काश मेरे पास कोई वाटर एलिमेंट सोड होती। लेकिन फिर मुस्कुराता है, अब मुझे हथियार की जरूरत नहीं, मैं ही हथियार हूं। उसके हाथ उठते हैं और उसकी माना की ताकत से एक क्रीचर जमीन पर गिर पड़ता है। दूसरा क्रीचर हक्का बक्का रह जाता है। डोजन ने जो किया था वो टेलीकिनेसिस नहीं बल्कि था माना रिलीज। एक रॉ माना ब्लास्ट, जैसे किसी एनर्जी कैनन ने वार किया हो। इतनी देर बाद उसने इस स्किल का ऐसे इस्तेमाल किया क्योंकि अभी तक उसकी माना बहुत लो थी। लेकिन अब वो तैयार है। दोजन के सामने वल्सीना क्रीचर्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। वो रिटेलिएशन में अपने मुंह से चार्ज्ड ब्लास्ट छोड़ते हैं। तेजी से आती हुई ये पल्सिंग लेजर बीम्स उसकी तरफ बढ़ती हैं। लेकिन दोजन अब तक के सबसे काल्म मूड में है। सिर्फ उसकी माना ही उसे पूरी तरह से डैमेज से बचा रही है। वो क्रीचर्स की तरफ एक तेज माना बर्स्ट के साथ कदम बढ़ाता है। अब मैंने वर्ल्ड ट्री को बचा लिया है। अब थोड़ी मस्ती का समय है। जब क्रीचर्स दोबारा एनर्जी ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, दोजन दो को पकड़कर उनके मुंह बंद कर देता है। उनकी एनर्जी उनके अंदर ही एक्सप्लोड हो जाती है और वो जलती हुई हेडलेस लाशों में बदल जाते हैं। उनके कॉर्पसेस जलते हुए गिरते हैं और 2 कीमती मैजिक स्टोन्स छोड़ते हैं। दोजन मस्ती में है। वो मॉन्स्टर्स को काटते हुए मारते हुए ग्रिन करता है। इतने सारे मैना स्टोन्स एक साथ, जैकपॉट मिल गया। क्रीचर्स एक एक करके मारे जाते हैं और उनके साथ दोजन को एक छोटा चमकता हुआ सिक्का या बीज मिलता है जो सोने जैसी रोशनी में चमक रहा होता है। वो उसे उठाकर कहता है, इटर्नल एम्बर। उस चिप को क्रश करते ही उसमें से फ्लेम निकलती है और उसके साथ ही डोजन अपनी खोई हुई ताकत का एक और हिस्सा वापस पा लेता है। अब आमतौर पर उसकी स्ट्रैटेजी होती कि वो वर्ल्ड ट्री से और मना अब्सॉर्ब करता, लेकिन इस समय उसका शरीर अपनी फिजिकल लिमिट पर पहुंच चुका है। दूसरा तरीका यह है कि वो एम्बर को अब्सॉर्ब करे, जिससे उसकी माना पूरी तरह फायर माना में बदल जाएगी। और दोजन एग्जैक्टली वही करता है। उसके शरीर से फ्लेम एनर्जी की लहरें निकलती हैं। दोजन कहता है, पिछली जिंदगी में मैंने कभी इटर्नल एम्बर को सीरियसली नहीं लिया, पर अब यह जरूरी है। एम्बर अब्सॉर्ब करने में पूरे 10 मिनट लगते हैं, लेकिन उसके पास पहले से काफी सारे हैं। अब उसका एक ही गोल है, जितना हो सके उतने एम्बर अब्सॉर्ब करो।